ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से, इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस जैसा कि मैंने आपको यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन ये जितना भी लिखा हुआ है इसको हम बयान करेंगे तो बात समझ में आएगी। टीबी जो है मोस्टली इसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के कई और नाम भी हैं। एक नाम है इसका कॉक्स जो है दरअसल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को पल्मोनरी टीबी को कहते हैं। जो फेफड़ों की टीबी है उसको ज़्यादातर कॉक्स कहते हैं। बिकॉज देखें, कॉक्स जो है एक साइंटिस्ट था, उसके नाम का जो सरनेम था वो कॉक्स था। उसने ये जो है खासी मेहनत की थी इसमें, तो उसके नाम से इसको बयान कर दिया गया या लिख दिया गया। इसके अलावा टीबी का नाम वाइट प्लैग या ग्रेट वाइट प्लैग भी है। ग्रेट वाइट प्लैग या वाइट प्लैग जो है वो इसलिए है कि ये बहुत पुरानी बीमारी है। इसकी हिस्ट्री से मुताल्लिक मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। इसके अलावा इसका नाम कंजप्शन भी कहा जाता है। जो पुराने वक्तों में इसको कंजप्शन या वाइट प्लैग कहा जाता था और कहा जाता है अब भी, इसके ये नाम है। हिस्ट्री इसकी ये है, इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको अगर हमने अभी जो जदीद फ़राइन की ममीज़ जो हैं, यानी कि मिस्र में जो फ़िरौन दफन थे या महफूज थे, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी, ममीज़ थी, उनमें भी इस किस्म की एविडेंसेस मिले हैं कि उन्हें कॉक्स था, उन्हें टीबी थी, लिहाजा टीबी का जरासीम उनके डीएनए में पाया गया। लिहाजा इससे ज़्यादा इसकी हिस्ट्री हम नहीं कह सकते। वैसे बड़े बड़े जो फादर ऑफ मेडिसिन या जो बाबा तिब रहे हैं, उन्होंने भी टीबी का या इस बीमारी का तस्करा किया है मुख्तलिफ़ नामों से। तो नाम आपको पता चल गए, हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि बहुत पुरानी, यानी कि सदियों नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी इसकी हिस्ट्री हो सकती है, और बल्कि है, क्योंकि जो मिस्र के और दीगर जो ममीज़ जो हमें मिल रही हैं, जो डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, उनमें भी ये बीमारी के शवाहिद और सबूत मिलते हैं। तो इस तरह तो आपको हिस्ट्री मिल गई। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है या टीबी जो है वो एक इन्फेक्शस या कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इन्फेक्शस, कंटेजियस या कम्युनिकेबल, ये तीन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इन्फेक्शस ये लिखा हुआ है, और कम्युनिकेबल या कॉन्टेजियस डिजीज़ जो है वो छूने से भी लग जाती है। कॉन्टेजियस डिजीज़ अमूमी तौर पे स्किन डिजीज़ होती हैं, जबकि ट्यूबरकुलोसिस छूने से नहीं लगती, हाथ मिलाने से नहीं लगती, ट्रांसमिशन नहीं होता। साथ एक कमरे में रहने उठने बैठने से अगर एक्टिव पेशेंट है, अच्छा टीबी की दो इकसाम है, ठीक है, टीबी की दो इकसाम है। एक किस्म है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, एक किस्म है लेटेंट या इसे पैसिव ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं। लेटेंट या पैसिव ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस वो ट्यूबरकुलोसिस है जिसमें मरीज़ खुद भी बीमार है, जिसको ये टीबी है, टीबी का जरासीम है, उसको तमाम टीबी की अलामात भी आएंगी और वो बीमार होगा, इलनेस होगी। जबकि लेटेंट या पैसिव ट्यूबरकुलोसिस में उसको जरासीम तो आ रहा है, उसकी डायग्नोसिस में, उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो लैब वगैरह कराएंगे, उसमें सारी चीज़ें उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि काजेटिव एजेंट या पैथोजेनिक एजेंट है टीबी का, वो तो आ रहा है, लेकिन उसमें कोई भी साइन सिम्टम नहीं है, इसलिए उसे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के साथ आप जितने ही क्लोज कांटेक्ट में रहें, आपको टीबी नहीं होगी। लेकिन एक्टिव
ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के साथ आप क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे तो टीबी हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती है। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ की ट्रीटमेंट भी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन उसको मेडिकली जो इस वक्त जदीद ख़याल है उसके मुताबिक उसको INH और रिफार्मसिन चंद दिन चलाई जा सकती है। ये INH और रिफार्मसिन प्लस दीगर माइम्बडोल, इथेम्बडोल और बहुत सारी पायरोजाइनामाइड, ये बहुत सारी जो हैं ये टीबी की ट्रीटमेंट कहलाती हैं। ये मैं आपको ट्रीटमेंट पे आऊँगा तो बताऊँगा। ये तो हो गई कि टाइप्स कितनी हैं और वो बता भी दिया मैंने। ये एसिड फास्ट बेसिली है, एसिड फास्ट बेसिलस। एसिड फास्ट बेसिलस ये देखें आप, ये मैंने इस तरह के जो रॉड शेप, ये रॉड शेप छोटे छोटे रॉड शेप, ये स्मॉल एरोबिक नॉन मोटाइल रॉड शेप बेसिलस होता है, ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है स्मॉल रॉड शेप, ये देखें रॉड बनी हुई है, ये रॉड शेप स्मॉल एरोबिक नॉन मोटाइल रॉड शेप इसका बेसिलस होता है, जिस बेसिलस का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि माइकोबैक्टीरियम एक और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ कॉल्ड, चूँकि बताया था इसलिए तस्करा कर दूँ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है लेप्रोसी या जज़ाम पैदा करने का बाइस होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है या पैथोजेनिक एजेंट, कॉजेटिव एजेंट वजह बीमारी का जो एजेंट है, पैथोजेनिक एजेंट जैसे कि पैथोजेनिक, हर कॉजेटिव एजेंट पैथोजेनिक नहीं होता, लेकिन जो पैथोलॉजिकल डिजीज़ पैदा करेगा वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तकरीबन टीबी की कई इक़साम है, टीबी की 2 इक़साम के अलावा हमारे जिस्म में टीबी जो है मुख्तलिफ़ सिस्टम में या मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाके टीबी हो सकती है, लेकिन मोर देन 80% यानी कि 80% से ज़्यादा जो टीबी है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है, यानी कि फेफड़ों की टीबी होती है। इसी वजह से आम ख्याल या कामन ख्याल ये है कि टीबी है तो शायद फेफड़े की होगी, जबकि ऐसा नहीं है। टीबी फेफड़ों की होती है, लेकिन ये और दीगर पार्ट्स में भी हो सकती है, सिस्टम में भी हो सकती है। एक कामन पार्ट ऑफ बॉडी बोन की ट्यूबरकुलोसिस होती है, लेकिन बोन की ट्यूबरकुलोसिस में ज़्यादातर स्पाइनल कॉलम मुतासर होता है। बोन की ट्यूबरकुलोसिस में ज़्यादातर स्पाइनल कॉलम मुतासर होता है, जॉइंट मुतासर होते हैं। ये है टीबी का जो है बोन के हवाले से। लेकिन इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइन में भी टीबी होती है और इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। अच्छा, एक है ब्रेन की टीबी, TBM। ब्रेन की टीबी को हम कहते हैं TBM। TBM जो है या ब्रेन की जो टीबी है वो इंतहाई मौलिक ख़तरनाक और डेडली होती है। इसमें मरीज़ के बचने के चांसेस कम होते हैं। याद रहे कि TBM या ब्रेन की टीबी या और दीगर टीबी जो हैं वो मोस्टली टीबी के फैल जाने, जिस्म में फैल जाने की वजह से टीबी देखी जाती है या देखी गई है। अच्छा, इसके अलावा स्किन की टीबी भी हो सकती है, क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस। स्किन की टीबी भी हो सकती है जो मरीज़ को मुसलसल देखते रहने या करीब या क्लोज कंटेक्ट की वजह से हो जाती है। अब इसकी वजूहत क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जरासीम का तो मैंने बताया। ट्रांसमिशन बहुत अहम है, आप लोगों को समझना, तमाम लोगों को समझना। ट्रांसमिशन यानी कि किस तरह टीबी जो है आगे बढ़ सकती है। रिस्क जो है वो हाई रिस्क में कौन लोग हैं, जो इम्यूनिटी जिनकी कम है, ये साइन ऑफ हायर है। ये ज़्यादा रिस्क में कौन लोग हैं, ये साइन ऑफ मतलब ये कमी, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, कमज़ोर होती है, वीकनेस। वीक इम्यूनिटी वाले लोग जो है हायर रिस्क में।
वीक इम्यूनिटी। वीक इम्यूनिटी किस किस की होती है? क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक इलनेस वालों की इम्यूनिटी वैसे ही सप्रेस होती है। अब ये इम्यूनिटी क्यों सप्रेस होती है ये मैं बता सकता हूँ अभी, लेकिन हम जो है थोड़ा सा ट्रैक से हट जाएंगे। क्रॉनिक इलनेस में डायबिटीज़ आ रही है, शुगर की बीमारी आ रही है। क्रॉनिक इलनेस में दमा या और दीगर बीमारियां आ रही हैं। क्रॉनिक इलनेस में ब्लड प्रेशर आ रहा है। सबसे कॉमन जो है डायबिटीज़ आ रही है, और HIV या एड्स भी जो है एक ऐसी इलनेस है जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। एड्स में तो इम्यूनिटी ख़त्म ही हो जाती है। अच्छा, दूसरी हाई रिस्क में कौन लोग हैं? जो एडिक्शन का शिकार है, जो लोग एडिक्शन का शिकार हैं, जो शराब नोशी करते हैं, शराब नोशी जो करते हैं ज़्यादातर वो लोग, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। शराब नोशी करने वालों का जिगर भी मुतासिर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और शराब नोशी करने वाले या एडिक्शन, सिर्फ शराब नोशी नहीं, सिगरेट पीने वाले और दीगर नशा करने वाले, दीगर ड्रग्स लेने वाले, दीगर नशे की चीज़ें लेने वालों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। वो लोग भी इसमें मतलब हाई रिस्क में होते हैं। दूसरा प्रोफेशन। अब प्रोफेशन जो है, देखें, क्रॉनिक इलनेस या प्रोफेशन में किसी शख्स का कोई कसूर नहीं है। शराबनोशी में या एडिक्शन में या नशे में तो कसूर हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए प्रोफेशन, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो टीबी को दावत देते हैं, ख़ासकर कॉक्स को, ख़ासकर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को। मिसाल के तौर पर जो एक सीमेंट के कारखानों में काम करने वाले लोग, सीमेंट के कारखानों में काम, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने वाले लोग, मार्बल के कारखानों में या फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, जो मार्बल की जो डस्ट उड़ती है, सीमेंट की जो डस्ट उड़ती है, वो फेफड़ों में जाके, सीमेंट को अगर आप देखें ना, सीमेंट को कहीं भी आप रख देंगे सॉलिड आएगा, सॉलिड आएगा ना, तो वो जब फेफड़ों में जाता है, वहाँ लिक्विड तो है हमारे जिस्म में, पानी तो है, लिहाजा वो वहाँ सॉलिड होने लगता है। पुराने वक्तों में जो प्रोफेशन था कारपेट यानी कालीन साजी, कालीन बनाने वाले, अब भी कहीं खड्डी हड्डी लगी हुई हो, कालीन बनाने वालों में भी ये चीज़ देखी गई है। तो ये जो प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें टीबी को वो प्रोफेशन दावत देता है। वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी है नहीं, वहाँ इस किस्म की कोई हिफाजत है नहीं, लिहाजा मसाइल जन्म लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नीचे लिखा है, मैंने लिखा हुआ बज़ाहिर इंग्लिश में है लेकिन ये रोमन है, ये लिखा है गुर्बत। गुर्बत दरअसल यही लफ्ज़ लिखना मुनासिब था। गुर्बत से मुराद सिर्फ पाई पैसे की कमी नहीं है, गुर्बत से मुराद दरअसल अगर देखा जाए तो गुर्बत से मुराद एजुकेशन की भी कमी है। देखो, जब गरीब होगा एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं होगा, जब गरीब होगा हाइजीन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, जब गरीब होगा तो न्यूट्रिशन या डाइट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। मेल न्यूट्रिशन जो है टीबी को दावत देती है, मेल न्यूट्रिशन, लो हाइजीन टीबी को दावत देती है। या बाल्फाज दीगर एक लफ्ज़ कह देना कि गुर्बत, गरीब लोग या गुर्बत, छोटे छोटे घरों में, कंजेस्टेड एरियाज़ में, कच्ची आबादियों में, बंद घरों में, धूप नहीं होती और डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, नमी होती है। याद रखिएगा कि ये माइकोबैक्टीरियम है, ये नमी में, खुनकी में, अंधेरे में, ये जो एसिड फास्ट बेसिली है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए इंतहाई फेवरेबल क्राइटेरिया है धूप की कमी, नमी, धूप की कमी और अंधेरा। अच्छा, ऐसे घरों में जहाँ एक कमरे में जो है ये एक हाइजीन है कि एक कमरे में एक शख्स के इर्द गिर्द कितने लोग हो सकते हैं। एक कमरे में वो 12 बाई 12 या 10 बाई 12 के कमरे में बहुत सारे लोग एक साथ सो रहे होते हैं, तो वो भी 22 से बीमारी है। हाइजीन क्या है कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, एक अपने घर में टीबी नहीं भी है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं भी है, तो सामने वाले के घर में वहाँ बहुत ज़्यादा आपस में मिलनसारी होती है या आना जाना होता है या कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इस वजह से वही गुर्बत। फिर
मेल न्यूट्रिशन, हाइजीन पे मैं बता रहा था, पीने का पानी सही नहीं है, बर्तन सही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि खाना पीना सही नहीं है, जो आज का बनाया वो दूसरे दिन रहेगा, ये सारी चीज़ें, और बहुत ही क्लोज जो है गैदरिंग जो है, बहुत ही क्लोज कंटेक्ट जो है, एक 60 गज का मकान जिसमें कई फैमिलीज़ या बहुत सारे अफराद एक साथ रह रहे होते हैं, और वहाँ जो है किसी भी सूरत हेल्थ या नेचुरली हेल्दी पर्सन नहीं हो पाता। बच्चे जो पैदा हो रहे होते हैं वो ऑलरेडी वीक, कमज़ोर और लो इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं, माएँ भी लो इम्यूनिटी के साथ होती हैं। गुर्बत में झगड़े, स्ट्रेस बढ़े हुए होते हैं, और स्ट्रेस, तनाव, इंतहाई तनाव और स्ट्रेस ट्यूबरकुलोसिस का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। यानी टीबी का एक और फैक्टर है जो स्ट्रेस है, टीबी का एक और फैक्टर है जो हर वक्त का जलना, कुड़ना या तनाव में रहना। तो ये जो जलना, कुड़ना और तनाव में रहना ज़्यादातर मुआशी मामला या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो कि गुर्बत। फिर आ जाए मेल न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कि टीबी के इलाज किसी भी तरीका इलाज में हो, चाहे वो एलोपैथिक में हो, होम्योपैथिक में, हिकमत में हो या किसी और तरीके इलाज में हो, सबसे ज़्यादा तरीके इलाज, सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल होता है रिकवरी में, जो सबसे ज़्यादा मौसर होता है या कारगर होता है या जो मददगार होता है, वो उसकी डाइट होती है। आपने देखा या सुना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस में मरीज़ को दवाओं के साथ साथ ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा पाबंद किया जाता है, और ग़िज़ा भी वो खूब फ्रूट खाओ, खूब गोश्त खाओ, खूब ताज़ा सब्जियां खाओ, और इस तरह मैक्सिमम खाना खाओ, मक्खन, डबल रोटी, मतलब हर चीज़ जो एक गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। वो ऑलरेडी अगर ये सब कुछ खा रहा होता तो डॉक्टर तो एडवाइस करके चला जाता है। डॉक्टर का काम क्या है, हम लोग तो एडवाइस कर देते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद सुनाता हूँ। देखिए, बात ये है कि डॉक्टर का तो काम है एडवाइस करना, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है गुर्बत में अगर उसे ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें मैसर होती हैं दौरान इलाज, जबकि दौरान इलाज वो काम धंधे से भी गया, जो वो काम करता था, जो जॉब करता था, उसकी आमदन वैसे भी कम हो गई, अब जाके उसको आप बोलेंगे ये खाओ, तो इसका मतलब है कि वो खा नहीं सकेगा और वो इलाज भी प्रॉपर नहीं कर सकेगा। इसके इलाज के मुताल्लिक बड़ी अहम बातें आपको बताऊँगा। मेल न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी। मेल न्यूट्रिशन क्या है कि देखा है मैंने कि एक घर में चाय बना दी बहुत सारी, वो चाय भी किस तरह बनी है, उसके बाद वो बहुत सारे पापे, बहुत सारे बच्चे एक प्याले के गिर्द बैठ गए और पापे से खा रहे हैं। पापा या डबल रोटी या वो चीज़ें जो ये सिर्फ बेकरी की बनी हुई, जो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कारगर नहीं होती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गई गुर्बत की, मैंने आपको बता दिया वजह। अच्छा, इसकी जो है वैक्सीन, ये डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस में हम इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस इसकी बहुत अहम है। क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे जबकि हमारे पास अभी जदीद सिस्टम में बड़ी सारी जो है एग्जामिनेशन है, लैब्स की, इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत सारी हैं, लेकिन हम क्लिनिकली इसका एग्जामिनेशन करेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी हैं और हम उसका तस्करा कर देते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह देना अभी मेरे लिए काफ़ी होगा कि हम क्लिनिकली इसको प्रूव करेंगे, बाद में डाउट की बुनियाद पर हम इसका जो है लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। टीबी दोस्तों 90% टीबी जो गरीबों की बीमारी है, उस पर बोझ कम डालना चाहिए। लिहाजा मैं पहले लैब्स की बात कर देता हूँ। एक तो हमने सीबीसी करवा लिया और ईएसआर करा लिया। सीबीसी ईएसआर आप मेरे लेक्चर्स को देख चुके हैं, ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उसमें बड़ी डिटेल मैंने बताई है सीबीसी ईएसआर में। सीबीसी ईएसआर जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टूल है और वो बहुत ज़्यादा आपको बता सकता है कि टीबी है या नहीं है। लेकिन ईएसआर जो है उसमें हाईली रेस्ड होता है, वो मोर देन 90 जो है ईएसआर होता है टीबी में, मोर देन 90 या मोर देन 80 टीबी में। सीबीसी में उसको सीबीसी में क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि सीबीसी में उसका
एज भी इंतहाई गिरा हुआ होगा, इधर कहीं मैंने लिखा हुआ है, कल लिखा था शायद, बहरहाल इसका एज भी नीचे होगा, यानी 7 तक चला जाता है, 7 ग्राम तक एच बी जो है 7 ग्राम तक चला जाता है। उसका हेमोक्राइट्स कम होगा, उसको एनीमिया होगा, उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, उसको गोश्त की कमी की वजह से, और वैसे भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा सीबीसी में, और उसकी लिम्फोसाइटोसिस होगा, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे उसके मोस्टली। लेकिन ये सार बहुत होगा, ये तो हो गया लैब। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मेंटॉक्स टेस्ट कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट कहलाता है ये, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इसमें मैंने बताया था, कल बताया था आपको कि यहाँ फोर आर्म पर एक टीका लगा दिया जाता है जो कि खुद ट्यूबरक्यूलिन का होता है, और वो जो है लगाने के बाद उसको मेजर किया जाता है, नापा जाता है, और उसका इंड्यूरेशन नापा जाता है जो लेस देन 9 होना चाहिए, 9 mm, लेस देन 9 mm होना चाहिए। अगर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट या मेंटॉक्स मोर देन अगर 10 या 11 होता है, 11 mm होता है, तो हम उसको पॉजिटिव मेंटॉक्स पॉजिटिव मेंटॉक्स कहते हैं। लेकिन मेंटॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट जो कि मरीज़ नहीं है, एक्चुअल मरीज़ नहीं है, एक्टिव मरीज़ नहीं है, लेटेंट पेशेंट भी मेंटॉक्स पॉजिटिव आएगा। लेटेंट पेशेंट का जिसने अपने रिश्तेदार, नाना, दादा, पुप्पी, दादी, नानी, जिसकी भी खिदमत की बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत मेडिकल प्रोफेशन, उसका भी MT जो है, MT मेंटॉक्स पॉजिटिव आएगा, यानी कि मोर देन 10 या 9, मोर देन 11 आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उससे आगे भी हमें कराना होता है। अगर कॉक्स का शक हो जाता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, तो हम उसका एक्सरे कराते हैं, और एक्सरे में बहुत वाजे आ जाता है। जो एक्सरे स्कैन कराते हैं, एक्सरे जो कराते हैं, तो एक्सरे में हमें पता चल जाता है कि इसको जो है टीबी है। एक्सरे चेस्ट होगा, इसका एक्सरे चेस्ट PA व्यू, ये मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं। PA व्यू जो है एक्सरे चेस्ट होगा, उसके लंग्स की पूरी पैथोलॉजी उसमें सामने आ सकती है। लेकिन आजकल जो है स्कैन भी हो रहा है, सीटी भी हो रहा है, सीटी चेस्ट भी हो रहा है, और उसमें भी पता चल जाता है। अभी जो कोरोना में सबसे ज़्यादा जो है सीटी चेस्ट हुआ है, जिसने बताया है कि कोरोना है। ये एक्सरे के अलावा जो है बायोप्सी भी कराई, स्पुटम जो है बलगम जो है, बलगम 3 दिन का मॉर्निंग का बलगम, एसिड फास्ट है ना, तो मॉर्निंग का बलगम हम 3 दिन का लेते हैं। मरीज से कहते हैं 3 दिन बलगम ला के दे, उसे हम अपने पास से कंटेनर देते हैं हॉस्पिटल से, तो 3 डेज जो है स्पुटम जो है उसका टेस्ट होगा। स्पुटम में AFB मिलेगा। इसको हम लिखते हैं कि स्पुटम फॉर AFB, इसको एडवाइस करते हैं, एडवाइस स्पुटम फॉर AFB, स्पुटम फॉर AFB। उसको स्पुटम आएगा। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो लाजमी उसमें AFB पॉजिटिव होगा, 3 दिन पॉजिटिव होगा, तो हम कंफर्म कर देंगे कि इसका ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। नंबर 1 उसका CBC आपको इशारा देगा कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस में है, उसका ESR आपको इशारा देगा कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस में। उसके बाद उसका आपने MT यानी मेंटॉक्स टेस्ट कराया, वो इशारा देगा या बताएगा कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस में। उसके बाद आपने उसका एक्सरे चेस्ट कराया, एक्सरे चेस्ट भी बताएगा कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस में। और फाइनली जो है स्पुटम बता देगा कि पेशेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। लेकिन अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती है, बोन की या किसी और जगह की होती है, तो फिर बायोप्सी कराते हैं, हम जैन एक्सपर्ट कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, इस तरह कंफर्म हम करते हैं। लेकिन हम किस तरह देखेंगे कि मरीज़ असल में
ट्यूबरकुलोसिस का ही है, ये बिफोर इन्वेस्टिगेशन या बिफोर एडवाइस ऑफ लैब्स इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि मरीज़ जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का है? कोई बताएगा? जनरल सिम्टम्स है। अच्छा, ये कल मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी बात है। देखें, टीबी का मरीज़ मुंह से ना सही, लेकिन उसका एक एक अंग या उसकी एक एक अलामत चीख चीख कर कहती है कि इसे मुझे टीबी है। मरीज़ की अलामत कह रही है ना। देखिए, टीबी कहीं की भी हो, जैसे कि आपने कल सवाल किया था, मैं बताना चाह रहा था कि अगर उसे खांसी नहीं है, किसी मरीज़ को खांसी नहीं है, तो टीबी की आप डिवाइड कर दें अलामात में, दो टाइप्स ऑफ अलामात ये डिवाइड कर दें। आप क्या डिवाइड करेंगे? अलामात को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा मैंने यहाँ लिखा है, दो हिस्सों में। पहला हिस्सा है जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम टीबी किसी भी किस्म की हो, एक्टिव हो, बस एक्टिव होना चाहिए, लेटेंट में नहीं होगा। टीबी किसी भी किस्म की हो, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, कॉक्स हो, बोन की ट्यूबरकुलोसिस हो, स्किन की ट्यूबरकुलोसिस हो, या किसी भी किस्म की ट्यूबरकुलोसिस हो, जनरल सिम्टम, जनरल अलामात, आम अलामात उसकी पॉजिटिव आएंगी जो मैंने यहाँ तहरीर की हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट। दूसरा है लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट जो है, मैंने पहले लॉस ऑफ एपिटाइट लिख दिया है, लेकिन बुनियादी तौर पर मरीज़ जो है भूख का तस्करा करने आपके पास नहीं आता। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा वज़न गिर रहा है, बल्कि बाद मरतबा वो ये कहने भी नहीं आता कि मेरा वज़न गिर रहा है, सिर्फ वो ये बताने आता है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे जिस्म में दर्द होता है। तो याद रखिए, लॉस ऑफ वेट पहली अनयूजुअल लॉस ऑफ वेट, यानी अगर वो मरीज़ या मरीज़ा या वो शख्स वज़न कम करने की कोई जिद्दोजहद नहीं कर रहा है और उसका वज़न गिर रहा है बुरी तरह, तो लॉस ऑफ वेट की दो ही बीमारियां होती हैं, क्रोनिक इलनेस, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर। अभी हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस पे, तो लॉस ऑफ वेट को हमेशा नोट करना है। टीबी किसी भी किस्म की हो, पल्मोनरी हो, ब्रेन की हो, हड्डियों की है, उसका वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी। ये दो हो गई। तीसरी बात ये कि लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर उसका जो 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 फ़ारेनहाइट, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। लो ग्रेड फीवर उसका रहेगा 9900। आप डेली उसकी चार्ट बनवा लें, उससे बोले आप अपने टेम्परेचर चार्ट बनाएं, तो उसका 99 और 100 बहुत हुआ 100.5, इससे ज़्यादा उसका बुखार नहीं होता। तो लो ग्रेड फीवर, लेकिन परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, मुस्तकिल हल्का हल्का बुखार। फिर उसकी अहम सिम्टम में कि नाइट स्वेट क्या है कि मरीज़ जहाँ सोएगा, जिस बॉडी के पार्ट के बल, यानी जिस बल सोएगा, अगर वो कमर के बल सोता है तो उसकी कमर में पसीना आएगा, उसकी हथेलियों में पसीना आ सकता है, उसके जो हिस्सा बेड पे छुआ हुआ है या टच हुआ हुआ है उस जगह पे पसीना आएगा। याद रखिएगा, ये अहम पॉइंट है। नाइट स्वेट रात में, जब सुबह उठेगा तो मॉर्निंग में क्या होगा? मॉर्निंग एग्जाशन विद बॉडी एक्स, यानी कि वो मॉर्निंग एग्जाशन क्या है कि मरीज़ का दिल नहीं चाहेगा बिस्तर छोड़ने का, उठने का दिल नहीं चाहेगा। वो अगर बच्ची है, बेटी है, कोई औरत है तो काम करने का दिल नहीं चाहेगा, उठने का दिल ही नहीं चाह रहा उसे बिस्तर से। अगर वो मेल है तो जॉब पे नहीं जाएगा, जॉब पे जाने का दिल नहीं चाहेगा। अगर वो उठ भी गया तो उसके जिस्म में शदीद दर्द होगा, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी है लेकिन उसके जोड़ों में दर्द हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस उसको इंटेस्टाइन की है लेकिन उसके जिस्म में दर्द हो सकता है विद बॉडी एक्स, मॉर्निंग एग्जाशन विद बॉडी एक्स। लेकिन अगर उसके बावजूद वो खड़ा हो जाता है, हिम्मत कर लेता है, तो उसे फटीग होगी, इंतहाई थकन और चक्कर आ सकते हैं, फटीग हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है। फटीग एक बड़ी टर्म है, तो फटीग होगी उसे और उसका चलना फिरना मुश्किल होगा। ठीक है,
फिर इसके बाद जो है उसको जल्दी थक जाएगा, SOB, जल्दी थक जाएगा, चलने में उसकी सांस फूल सकती है। SOB क्यों होगा, कोई बताएगा या मैं ही बता दूँ? जब भी किसी को एनीमिया होगा, जब भी किसी को RBCs कम होंगे, हेमोग्राइट कम होंगे, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा या मैक्रोसाइटिक होगा, तो उसको चलने में सांस फूलेगी। SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चलने में सांस फूलना। तो इसके बाद जो ये तो हो गई इसकी जनरल सिम्टम। अगर किसी मरीज़ में ऐसी जनरल सिम्टम आ रही हैं, ये बहुत सारी हैं, ये जो है मैंने जो बताई हैं 1 2 3 नहीं है, ये बहुत सारी हैं जो बयान की हैं, वो मैंने बताई हैं। बोर्ड छोटा होता है इसलिए कि ये आपको मैंने बता दिया। लॉस ऑफ वेट, ये सारी बातें बता दी हैं। उसके बाद SOB, वीकनेस, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा आप उससे फिर आगे पूछ सकते हैं कि तुम्हें खांसी है, वो बोले हाँ डॉक्टर साहब खांसी तो 3 महीने से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में खांसी और परसिस्टेंट कफ, यानी कि मुस्तकिल खांसी होगी, पुरानी खांसी होगी और खांसी में बलगम का अखराज होगा। और अगर मरीज़ 4-6 महीने पुराना है, साल पुराना है, 6 महीने पुराना है, तो बलगम में सुबह के वक्त थूकने में उसको ब्लड एक्यूलेशन या खून की आमेजिश होगी। ये हो गए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब इन्हीं सिम्टम के साथ मरीज़ बताता नहीं खांसी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे जो है सीधा खड़े होने में, वो झुक के चलेगा या झुक रहा है, सीधा खड़े होने में बहुत शदीद कमर में दर्द रहता है, कमर में दर्द होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको एक्सरे कराएंगे। उस वक्त भी हम स्पाइनल कॉलम का एक्सरे कराएंगे। ये सारे टेस्ट कराने के साथ स्पाइनल कॉलम का एक्सरे कराएंगे, तो स्पाइनल कॉलम में आ जाएगा कि इसको TB है, तो एक्सरे में आ जाएगा। TB उसको हो सकती है स्पाइनल कॉलम की। उसके अलावा ये याद रखिए कि अगर मरीज़ कहता है नहीं न खांसी है ना कुछ है, बस मुझे जो है ना डॉक्टर साहब अक्सर व बेशतर, बोले वज़न क्यों गिर गया, भूख नहीं लगती, बोले खाऊं क्या, भूख ही नहीं लगती मुझे, तो हर वक्त डायरिया या कभी कॉन्स्टिपेशन में डायरिया होता रहता है, तो उस वक्त आप स्पेसिफिक टेस्ट करा सकते हैं स्टूल डीआर का टेस्ट करा सकते हैं। स्टूल डीआर में उसको म्यूकस के साथ साथ पस सेल के साथ साथ ब्लड आएगा, म्यूकस के साथ साथ पस सेल के साथ साथ स्टूल डीआर में ब्लड आएगा, स्टूल डीआर करा सकते हैं। जब भी मरीज़ पुरानी या क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, डायरिया, वोमिटिंग, डायरिया, कब्ज़ इसमें होगा, तो हमें स्टूल डीआर भी कराना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मरीज़ TBM में चला जाता है, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस में, तो वो आने के लायक नहीं होगा आपके पास, वो आपको बताने के लायक नहीं होगा। वो TB से बढ़ते बढ़ते TBM में चला जाएगा, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस में चला जाएगा, तो वो ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस में जब जाएगा तो बिस्तर पे पड़ जाएगा और या फिर एडमिट हो जाएगा। इसकी एक और टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, वो स्किन की ट्यूबरकुलोसिस। मरीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना खांसी है, तो वैसे तो 80% पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है ना, 80% जो होती है फेफड़ों की TB होती है। लिहाजा मरीज़ जो है वो मतलब हम 20% पे हम मुख्तलिफ सिस्टम या मुख्तलिफ पार्ट पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं 20% पे। तो अगर मरीज़ बता दें मेरे यहाँ या कहीं जो है ज़ख़म है या रैशेज़ हैं या स्किन में प्रॉब्लम है जो कि सही नहीं होती, अब तो मैंने इलाज कराना भी छोड़ दिया, सही नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उसको स्किन की TB है। तो याद रखिएगा TB कोई सी भी हो, जनरल सिम्टम पर तवज्जो देंगे। सिस्टमिक या स्पेसिफिक सिम्टम ये है, सिस्टमिक या स्पेसिफिक सिम्टम। सिस्टमिक सिस्टम से मुराद ये कि हमारे उस पार्ट या उस सिस्टम की अलामात क्या आ रही हैं। डायरिया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, कॉन्स्टिपेशन डायरिया। फेफड़ों की TB में खांसी और सीने की प्रॉब्लम और वो खून आना या बलगम आना, सांस का फूलना। सांस जो है वैसे भी फूल सकती है। TBM में मैंने आपको बता दिया, TBM में मरीज़ बिस्तर पर पड़ जाएगा। ब्रेन TB जो है मेटास्टेसिस की सूरत में होती है, आगे जाती है, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आइए आप
ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन में अगर आप घर क्लिनिक पर ही बैठे हुए हैं तो आप ये बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन सिग्निफिकेंट क्लबिंग ऑफ नेल। आप मरीज़ आके आपको बता रहा है टीबी उसको कहाँ की अभी पता भी नहीं चला, मरीज़ ऐसे बता रहा है, आपने उसके नाखूनों को देखा तो क्लबिंग ऑफ नेल होगा। नेल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा ही नहीं बल्कि कंफर्म कर सकते हैं कैसे टीबी है। तो क्लबिंग ऑफ नेल क्या होता है कि ये है उंगली और यहाँ से आगे ये नेल आता है, ठीक है। अब नेल जो है, क्लबिंग ऑफ नेल क्या है, वो नाखून जो है वो नेल बेड जो है ये ऐसे पूरी की पूरा ये उंगली आई और ये नाखून ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ, नाखून नीचे की तरफ होंगे, ऐसे क्लबिंग होगा। और दूसरे ये हिस्से जो हैं नाखून के अतराफ में वो ऐसे होंगे, नाखून के अतराफ में जो फिंगर वो इस तरह की होंगी जैसे ये है। हमारी आपकी किसी की भी ऐसी जो है क्लबिंग नहीं है। क्लबिंग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को या लीवर डिजीज़ को इंडिकेट करती है। हम कोई ऐसा पेशेंट होता तो मैं आपको बताता क्लबिंग ऑफ नेल या क्लबिंग ऑफ फिंगर। ये क्लबिंग जो है ये आप किसी तस्वीर में देख सकते हैं कि क्लबिंग कैसी होती है। तो ये एग्जामिनेशन में होगा। आप जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, तो आज का गोल्डन पॉइंट आपको देता चलूँ, बड़ा अहम आ गया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में एक कैफियत आती है जिसे कहते हैं कि एफ्यूजन, पल्मोनरी एफ्यूजन। अगर मरीज़ ये कहता है कि मैं जैसे ही बिस्तर पे लेटता हूँ, कमर के बल सोता हूँ, तो मुझे खांसी का ठसका लगता है और एकदम मैं उठ के बैठ जाता हूँ और मुझे सांस घुटती महसूस होती है। मरीज़ के लेटते ही उसे खांसी का ठसका लगे और वो उठ के बैठ जाए, वो पल्मोनरी एफ्यूजन कहलाता है। फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना, पानी नल वाला नहीं आएगा, वो फ्लूइड का भर जाना। पानी से मुराद ये है कि फ्लूइड का भर जाना। फिर पल्मोनरी एफ्यूजन आप जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो निचले हिस्से में, निचली लोब पर जो नीचे के मार्जिन है फेफड़ों के, उसमें आपको हवा की इंट्रेंस या हवा के अंदर दाखिल होने का और बाहर जाने का एहसास नहीं होगा स्टेथ लगाने पर। पल्मोनरी एफ्यूजन में ये कैफियत होगी। पल्मोनरी एफ्यूजन भी टीबी की एक किस्म है या बड़ी हुई किस्म। ये हो गया, स्टेथोस्कोप से हम चेस्ट चेक कर सकते हैं। फिज़िकल आँखों से हम उसकी स्किन की टीबी को या बोन की टीबी को या ऐसी टीबी को देख सकते हैं। अब आ जाए ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जो है मल्टी ड्रग या मल्टीपल ड्रग्स या मल्टीपल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। मल्टीपल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि 4 से 16 गोलियों पर मुश्तमिल हो सकती हैं। जो है मॉर्निंग में निहार-मुँह 4 से 16 गोलियों पर, टैबलेट्स पर मुश्तमिल हो सकती हैं। निहार-मुँह 4 से 16 गोलियाँ निहार-मुँह खानी है कम से कम 3 महीने, इससे कम नहीं होता। कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल। तो उसमें इंजेक्शन भी बाज़ मरतबा लग रहे होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगा करते थे, अब कम हो गया उसका रुझान, लेकिन अब भी उस जैसी स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है ट्यूबरकुलोसिस में। स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगा करते थे। अब मरीज़ का ट्रीटमेंट के वक्त याद रखिएगा सबसे ख़तरनाक सिचुएशन होती है MDR। MDR क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या है
कि मरीज़ को आपने रिफाम्सिन से शुरू किया, वो लिखा हुआ है रिफाम्सिन, मिसाल के तौर पे रिफाम्सिन से मरीज़ को शुरू किया, रिफाम्सिन से शुरू किया तो आपने देखा कि मरीज़ ने छोड़ दी कैप्सूल, INH या ये रिफाम्सिन या INH दोनों छोड़ दी। तो अगर उसका तरीका ये है कि आपने पहली तारीख को लिया, 1 नवंबर को अगर आपने ट्रीटमेंट लिया और उसका ट्रीटमेंट चलना है, मिसाल के तौर पे 31 नवंबर तक या 30 नवंबर तक, तो अगर 29 नवंबर को उसने एक खुराक छोड़ दी, 29 दिन तक लेता रहा लेकिन एक खुराक छोड़ दी, तो उसे दोबारा से पहली नवंबर से उसको काउंट करना पड़ेगी मेडिसिन। मिसाल मैं समझाता हूँ, 1 जनवरी को किसी को इलाज के लिए आपने दवा एडवाइस की कि 6 महीने तक यानी जून तक आपके इलाज चलेगा, और उसने 1 जनवरी पूरी जनवरी दवा खाई, फरवरी पूरी दवा खाई, मार्च भी दवा खाई, अप्रैल में आके किसी एक दिन अगर उसने दवा छोड़ दी तो उसकी दवा 1 जनवरी से दोबारा शुरू हो जाएगी। ये है इसके ट्रीटमेंट का कंसेप्ट। अगर वो दवा छोड़ देगा तो वो रेजिस्टेंट में चला जाएगा और माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट रहेगा और उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहलाएगा। इसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का, MDR ट्यूबरकुलोसिस का इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है। और दीगर तरह के इलाज में भी इसके अच्छे कामयाब याद रखिएगा इलाज मौजूद हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलिनम हो, बेसिलिनम हो या हिकमत हो या कोई भी हो, इसके इलाज मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा इलाज साइन सिम्टम के मुताबिक होना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए। पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसकी पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी, साथ साथ उसको बेहतरीन डाइट और हाइजेनिक कंडीशन जो टीबी को फैलाने वाली या बढ़ाने वाली या पैदा करने वाली चीज़ें उससे उसे दूर करना पड़ेगा। टीबी सैनिटोरियम या ओझा, टीबी सैनिटोरियम जब बना था तो वहाँ आबादी नहीं थी, अब तो यूनिवर्सिटी के बाद आबादी भी बढ़ गई। ये जो ओझा हॉस्पिटल है, डाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें टीबी सैनिटोरियम कहलाता था और वो कराची में बहुत दूर था और उसका एक एक कमरा टीबी के मरीज़ का इतना फासला होता था, तकरीबन 200 से 500 मीटर का फासला होता था एक एक कमरा, और उसके सराउंडिंग में पौधे वौधे लगे हुए करते थे। वहाँ एडमिशन होता था मरीज़ों का और वहाँ जो है ताज़ा हवा, दूध, ताज़ा हवा, बेहतरीन माहौल और दूध वगैरह का एहतमाम होता था, अच्छी ग़िज़ा का एहतमाम होता था, बेहतरीन ग़िज़ा। वहाँ इलाज के साथ साथ ग़िज़ा पे तवज्जो दी जाती थी। तो कहना ये चाहता हूँ कि आप कोई भी तरीके इलाज से इलाज करना चाहें मरीज़ का, उसको मुकम्मल तौर पे बेहतरीन डाइट की ज़रूरत है। अगर आपने उसकी डाइट बेहतर कर ली और बेहतरीन डाइट दी तो मैं समझता हूँ कि उससे आप बहुत क्या हाँ, ये एक ही माइकोबैक्टीरियम है जो किसी भी किस्म की टीबी हमें जो है दे सकता है या पैदा कर सकता है। माइकोबैक्टीरियम जो बोन की टीबी का है वो अलग नहीं होगा, माइकोबैक्टीरियम जो स्किन की टीबी का है वो अलग नहीं होगा। जो पार्ट ऑफ बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडी हमारा कमज़ोर होगा तो वो उसको वो अटैक करेगा। चल रही पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्यों कर ज़्यादा होती है? चूँकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आप किसी को बोन की टीबी हो जाए तो उसको बोन तो नहीं रगड़ेंगे ना जाके। किसी को अगर डायरिया हो जाता है या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो हम उसके निकले हुए खारिज किए हुए जो स्टूल या पखाने से दूर रहेंगे, तो हर कोई नहीं रहता करीब। लेकिन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आप करीब करीब बैठे हैं तो कोरोना की वजह से दूर हुए हैं, लेकिन हम इतने करीब रहते हैं, एक ही प्लेट में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना रश लगा होता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट्स, हमारे ड्रॉपलेट्स कैसे आते हैं? जब हम खांसते हैं, छींकते हैं
तो आपने देखा होगा स्प्रे आता है। अगर आपको ये ख्याल आता हो कि मेरे खांसने या छींकने पर सामने वाला ऐसे क्यों हो रहा है, तो आप घर जाकर एक आईना लेकर उस पर ज़ोर से खांस दीजिए। आपको पता चलेगा आईने पे क्या कुछ आया है, तो उस गरीब के चेहरे पे आ रहा था, लिहाजा वो अवॉइड कर रहा था, फिर आप अवॉइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने की वजह से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीगर टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का। बुनियादी तौर पे आखिरी जुमला फिर आप सवाल कीजिएगा कि बुनियादी तौर पे ट्यूबरकुलोसिस जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है, वही मैंने पढ़ाना था, लेकिन दीगर का मैंने तस्करा कर दिया। ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। एक वक्त में दो तरह की, दो पार्ट की टीबी होती है, जिसको अनट्रीटेड इलाज ना हो रहा हो और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, उसको लाजमी जो है टीबीएम हो जाएगी, उसकी मौत जो है टीबीएम में जाके होगी, उसको ब्रेन की टीबी हो सकती है। लाजमी से मुराद मोर देन 80-90% जो है उसको टीबीएम हो जाएगी। अनट्रीटेड टीबी होगी तो एक मरीज़ को 2 टीबी हो सकती है। जो इम्यूनिटी सप्रेस हुई हुई है, जिसकी कमज़ोर मुदाफ़ियत है शुगर की वजह से या शराब नोशी है किसी वजह से, उसको टीबी हो रही है, तो जिसको टीबी हो चुकी है वो किसी और जगह भी पेनिट्रेट कर सकती है, ये फैल सकती है। ठीक है, एक शख्स को एक से ज़्यादा टीबी, एक पार्ट से ज़्यादा टीबी हो सकती है। सिम्टम वही आएंगी जो हैं। एनी क्वेश्चन?